बच्चों हम पार्ट 2 जिसका नाम विलयन है उसके परासरण टॉपिक को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको परासरण दाब की परिभाषा बताई थी। ठीक है, परासरण दाब वह दाब होता है जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन में जाने से रोकता है। ठीक है, विलयन में जाने से रोकता है। ठीक है, हम परासरण दाब को उस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, कि वह दाब जिसके कारण किसी विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के लगभग कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, देखो परासरण दाब दो विलयनों को यानी विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं और विलयन के अंदर हम दाब डालेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने दो पात्र इस तरीके से लिए, मैंने इससे पहले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि इस तरीके से हमने इसके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या कर दिया, फिट कर दिया और यहाँ पर जल भर दिया और यहाँ पर क्या भर दिया, देखो विलयन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया, हमने यहाँ पर क्या लगाया बच्चों, पिस्टन। और पिस्टन से क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। तो दाब डालेंगे तो इसके अंदर, चूंकि देखो इसके अंदर क्या है, विलयन है, ठीक है, और विलयन में आपके दो प्रकार के अणु हैं, एक तो विलायक के हैं और ये आपके विलयन के। तो विलायक के अणु तो निकल जाएंगे, 10 से हम प्रेशर डालेंगे तो विलायक के अणु तो यहाँ निकल जाएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या विशेषता होती है कि जिसमें से होकर के जल के अणु तो जा सकते हैं, लेकिन जो विलयन के अणु जो विलय के होते हैं, यानी जो हरे कलर के विलय के जो अणु होंगे वो झिल्ली पर टकराएंगे और वो भी प्रेशर डालेंगे कि हमें भी बाहर की तरफ जाने दो, लेकिन वो इसमें से नहीं निकलेंगे। तो इनके कारण भी एक दाब उत्पन्न होगा, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, परासरण दाब कह सकते हैं। ठीक है, तो वह बाहर से डाला गया कम से कम दाब जो जल या विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन में आने से रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया, यहां मैं लिख देता हूं आपका परासरण टॉपिक। ठीक है, अब परासरण दाब के आधार पर हमने विलयनों को 3 वर्गों में बांटा था, समपरासरी, अल्पपरासरी और अतिपरासरी। एक एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यदि हम विलयन लेते हैं, देखिए ये हमने एक पात्र लिया और ये हमने दूसरा पात्र लिया और ये हमने आपका तीसरा पात्र लिया। और इनके बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया इस तरीके से, ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। अर्धपारगम्य झिल्ली को मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, इसमें से होकर के जल या विलायक कण आ सकते हैं, जा सकते हैं, उस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए आपका फर्स्ट कंटेनर, दूसरा आपका सेकंड कंटेनर और ये आपका तीसरा आपका। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या भरा, विलयन भरा। देखो इसके अंदर विलयन भरा और इसके अंदर भी क्या भरा हमने, विलयन। यानी दोनों की सांद्रता कैसी आपकी 10% और ये भी कैसा आपका 10% है, NaCl विलयन, और ये भी क्या आपका NaCl। ठीक है, इसके अंदर हमने 5% विलयन लिया और इसके अंदर आपका कैसा 10% विलयन लिया। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, यहां पर 10% कर दो और यहां पर क्या कर दो, आप 5% कर दो। ठीक है, हमने एक फिक्स विलयन कर दिया। देखिए अब यहां पर आपको देखना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली लग रही है, हमने दोनों विलयनों को भर लिया है। ठीक है, और दोनों की सांद्रता कैसी आपकी, बराबर है। क्या यहां से जल के, देखो इसके अंदर दोनों चीजें, जल भी है प्लस विलय, और इसके अंदर भी जल है प्लस विलय है।
देखो क्या यहाँ से यहाँ जल के अणु का आना जाना रहेगा? तो भाई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि परासरण की क्रिया में हमने आपको बताया था कि परासरण केवल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणुओं को जाने देता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों की सांद्रता कैसी है? बराबर है, तो इनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हमने ये विलयन लिया, इसकी सांद्रता 5 है और इसकी सांद्रता कितनी है आपकी? 10 है। तो जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, देखो यहाँ से यहाँ तक जाना प्रारंभ करेंगे, मतलब यहाँ पर परासरण की क्रिया संभव है। यहाँ पर क्या होगा? आपका परासरण की क्रिया हो सकती है। अब सिंपली यहाँ समझ ले तो यहाँ भी समझ गए, यहाँ से जल के अणु कहाँ जाएंगे आपके? यहाँ पर। तो यहाँ पर जल के अणुओं का आना जाना इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो परासरण की क्रिया होती है बच्चों, वो कम सांद्रता से अधिक, यानी 1 बिलियन कम सांद्रता वाला होना चाहिए और दूसरा बिलियन आपका अधिक सांद्रता वाला होना चाहिए। मतलब जिसमें एक में विलय की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, एक के अंदर या तो विलय नहीं होना चाहिए या उसके अंदर विलय की मात्रा कैसी होनी चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों के परासरण दाब बच्चों कैसे होंगे आपके? बराबर। ठीक है, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे विलयनों में परासरण की क्रिया नहीं होती है। ऐसे विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग रखने पर इनके अंदर परासरण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, और यदि हम 1 बिलियन सपोज उदाहरण करके लिए आपने हमारा जो रक्त सीरम हम लेते हैं, क्या लेते हैं हम? रक्त सीरम। ठीक है, रक्त सीरम माने हम अपने ब्लड सीरम को लेकर के चलते हैं। ठीक है, ब्लड सीरम की जो सांद्रता होती है वो 0.85% होती है। क्या होती है? 0.85%। यदि हम कोई दूसरा नमक का विलयन 0.85% ही ले लें तो रक्त के अंदर हमारी क्या पाई जाती है? रक्त कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ पर दोनों की सांद्रता बराबर है, अर्थात इनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा जब रक्त कोशिकाओं को 0.85% नमक की विलयन में रख दिया जाए। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे रक्त सीरम की जो सांद्रता है वो दोनों कैसी हैं आपकी? बराबर है। और ऐसे विलयनों के अंदर रक्त कोशिकाओं को रखने पर उनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ ग्लूकोज की जो हम साधारण पानी को अपने शरीर के अंदर ड्रिप के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साधारण पानी की जो सांद्रता होती है वो कम होगी और हमारे रक्त की जो सांद्रता होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे ही पानी हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगा, अंततः परासरण की क्रिया होगी तो रक्त कोशिकाएं फूलने लगेंगी, फट जाएंगी, अंत में व्यक्ति की मृत्यु या डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो बोतल आती है वो भी एक क्या होगा आपका? समपराशरी विलयन बना करके ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है वो कैसा होता है? हमारे रक्त के समपराशरी, हमारे रक्त का और उस पानी के अंदर का जो वाष्प दाब है वो दोनों का कैसा होगा? आपका बराबर होगा। दोनों के परासरण दाब कैसे होंगे? दोनों के समान। ठीक है, तो यहाँ पर रक्त की बात करें तो रक्त आपका 0.85% है। तो यहाँ पर रक्त कोशिकाओं को यदि हम 0.85% की विलयन में रखेंगे तो परासरण की क्रिया उनके अंदर नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं विलयन की जो परिभाषा है ना। देखिए अब हम बात कर रहे थे कि परासरण के आधार पर विलयनों की। तो देखो पहला जो विलयन है आपका समपराशरी विलयन, इसको हम
टॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिनके परासर दाब क्या होंगे, समान होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। ठीक है, इसके सामने लिखेंगे ऐसे विलयन जिनकी परासरण दाब, बोलेंगे हम क्या, सांद्रता समान होगी, जिनके परासरण दाब समान होते हैं या समान होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, समपरासरी विलयन कहेंगे। उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग करने पर उनमें क्या नहीं होगा, परासरण की क्रिया नहीं होगी, उनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों, उनमें परासरण की क्रिया, देखिए उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे 0.85% नमक का विलयन हमारे रक्त सीरम के समपरासरी होता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम यदि रक्त कोशिकाओं, देखो क्वेश्चन आएगा आपका, क्या होगा यदि रक्त कोशिकाओं को 0.85% NaCl के विलयन में रखा जाए। तो मैं बच्चों पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा रक्त जो है उसकी सांद्रता भी कितनी होती है, 0.85%, और नमक की सांद्रता भी कैसी है, 0.85%। तो दोनों की परासरण दाब कैसे होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परासरण की क्रिया होगी नहीं तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा आपका क्वेश्चन, आपका नंबर 2, आपका अतिपरासरी विलयन। अतिपरासरी विलयन, इसको कहते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखो हाइपरटोनिक का मतलब होता जब किसी विलयन का परासरण, देखो रक्त सीरम के विलयन को तो हम परासरण दाब को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रक्त का तो एक फिक्स विलयन है, उसकी सांद्रता तो समान है। जब किसी विलयन का परासरण दाब, जब किसी विलयन का परासरण दाब, या हम क्या करें, सांद्रता, दिए गए विलयन, दिए गए और दिया गया विलयन कौन सा होगा भैया, रक्त सीरम। तुलना हम नमक के विलयन की रक्त सीरम के विलयन से हम तुलना कर रहे हैं। जब किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन रक्त सीरम से
अधिक होगा तो ऐसे विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अतिपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हम क्या देंगे? ठीक है, तो 0.85% से अधिक, मतलब यहाँ 0.85% से थोड़ा सा क्या लेंगे? अधिक विलयन लेंगे। 0.85% से अधिक NaCl का विलयन रक्त सीरम से, देखिए रक्त सीरम की सांद्रता तो भैया कितनी? 0.85%। रक्त सीरम से अतिपराशरी होता है। ठीक है, यदि ऐसे विलयन के अंदर हम रक्त कोशिकाओं को रखेंगे, अतिपराशरी विलयन में रखेंगे, तो आपको बताइए क्या होगा? जब हम रक्त कोशिकाओं को 0.85% से अधिक नमक के विलयन में रखेंगे बच्चों, तो नमक के विलयन की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी और रक्त कोशिकाओं के विलयन की सांद्रता कैसी होगी? कम होगी। तो परासरण की क्रिया द्वारा क्या होगा? रक्त कोशिकाओं का जल निकल करके विलयन में जाने लगेगा और रक्त कोशिकाएं धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी, अर्थात ऐसा वहां परासरण की क्रिया संभव हो सकती है। ठीक है, तो अतिपराशरी होता है। ठीक है, ऐसे विलयन में रक्त कोशिकाओं को रखने पर ऐसे विलयन में रक्त कोशिकाओं को रखने पर परासरण की क्रिया द्वारा रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, अर्थात उनके अंदर परासरण की क्रिया संभव होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आएगा आपका अल्प परासरी क्रिया। अल्प परासरी क्रिया। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अब क्या करें हम? यदि हम नमक के विलयन की सांद्रता को 0.85% से थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्या करते थे? थोड़ा सा कम, यानी रक्त के विलयन की सांद्रता तो 0.85% ही रहेगी, लेकिन हम नमक के विलयन को ज़्यादा भी कर सकते हैं और नमक के विलयन को कम भी कर सकते हैं। देखो तीन हमारे साथ कंडीशन बनती है आपकी। ठीक है, यानी रक्त सीरम तो हमारा क्या रहेगा? देखो रक्त सीरम यानी रक्त सीरम, इसकी सांद्रता 0 कितनी रहेगी? 85%। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? एक विलयन तो लेंगे हम, कौन सा? 0.85%, तो ये क्या माना जाएगा आपका? समपराशरी। और एक हम इससे क्या लेंगे? ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या होगा? हम 0.95% कर दें इसकी सांद्रता को, तो ये बन जाएगा आपका अतिपराशरी। और यदि हम इसकी सांद्रता को 0.75% ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका अल्पपराशरी, क्योंकि हम तुलना केवल रक्त सीरम से ही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बात आई आपकी, जब किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन से कैसा हो? कम हो। जब किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन से क्या होगा? कम होगा, तो उसको हम अल्प पराशरी विलयन कहेंगे। और ऐसे विलयन के अंदर रक्त कोशिकाओं को रखने पर
क्या होगा, विलयन का पानी रक्त कोशिकाओं के भीतर जाने लगेगा और रक्त कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगेंगी, अर्थात फूलने लगेंगी, अंत में फट भी सकती हैं, जिससे व्यक्ति को काफ़ी परेशानी और पीड़ा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो बेटा, अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। तो ये लिखेंगे अपन, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन से क्या होगा भैया, कम होगा, दिए गए विलयन से कम होता है, उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं, उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन में रक्त कोशिकाओं को रखने पर वे फूलने लगती हैं। उदाहरण क्या लेंगे हम, देखो फूलेंगी तो पानी उसके अंदर प्रवेश करेगा, अर्थात वहां पर कौन सा पराशरण हो, अंतः पराशरण के बाह्य पराशरण, अंतः पराशरण। ठीक है कि अंतः, उदाहरण लिख देंगे 0.85% से कम, देखो 0.85% से कम NaCl का विलयन रक्त सीरम के अल्प परासरी होता है। ठीक है बच्चों, ये आपके हो गया आपका संपरासरी, अल्परासरी और अतिपरासरी विलयन। ठीक है, अब यदि इनके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम रक्त कोशिकाओं को अतिपरासरी विलयन के अंदर रखेंगे। जब रक्त कोशिकाओं को अतिपरासरी विलयन कर रखेंगे तो बाह्य परासरण की क्रिया के कारण रक्त कोशिकाओं का जल निकलकर विलयन में जाने लगेगा और रक्त कोशिका धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगेगी। ठीक है, आगे और समझ में, जब हम रक्त कोशिकाओं को अल्प परासरी विलयन में रखेंगे तो अंतः परासरण की क्रिया के कारण पानी रक्त कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करने लगेगा और वो आकार में फूल जाएंगी, जिससे व्यक्ति को पीड़ा होगी, फट लगेगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों, आप इस तरीके के क्वेश्चनों को जो NCERT सिलेबस है उसके अंदर जरूर पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब अंडे के बाहरी छिलके को हटा करके उसे सांद्र विलयन के अंदर रखा जाता है या नमक या चीनी के विलयन के अंदर रखा जाएगा, तो क्या होगा, यानी बाह्य परासरण के कारण अंडे के अंदर का पानी निकल के सांद्र विलयन में जाने लगेगा और अंदर धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। यदि हम बाहर ऐसे अंडे को पानी के अंदर रखते हैं तो पानी अंतः परासरण की क्रिया द्वारा अंडे के भीतर जाने लगेगा और ये अंडा धीरे धीरे करके फूलने लगेगा। तो ये सब अंतः परासरण और बाह्य परासरण का ही कारण है बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छा आया होगा। ठीक है, अगर आपका टॉपिक अच्छा समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।